Hello student, in this video we are going to start third part of the 17th chapter stars and the solar system। तो इसके जो दो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जैसे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मून क्या होता है, और इसके अलावा हमने फेसेस ऑफ मून देखा है, अपने सोलर सिस्टम को समझा है। इसमें हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्लैनेट्स टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज हम लोग सभी प्लैनेट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट जो है वो है मरकरी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The planet Mercury is the nearest to the sun. It is the smallest planet of our solar system. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it. तो देखिए, जो हमारा प्लैनेट मरकरी है वो हमारे सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसलिए इसको ऑब्जर्व करना, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजन, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्री और बिल्डिंग डू नॉट obstruct the view of horizon. Mercury has no satellites of its own. तो हम लोगों ने क्या जाना है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और इसके कोई भी मून नहीं है। नेक्स्ट इज द वीनस, जिसको शुक्र भी बोला जाता है। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। तो ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है और ये हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो हम लोग इसको देख भी सकते हैं। हमें ये कब दिखाई देगा? यदि हम लोग सनराइज के टाइम पे इसको ईस्ट डायरेक्शन पे देखना चाहें तो सबसे चमकीला सा जो स्टार होता है वही वीनस स्टार होता है। इसी तरीके से यदि हम लोग इसको इवनिंग में देखना चाहें तो जब सनसेट होता है तो ये हमें वेस्ट डायरेक्शन पे दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ पूछा भी जाता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार, ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। हम लोग जानते हैं कि ये स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है ना। इसकी जो इसकी चमक होती है वो एकदम स्टार जैसे होती है, प्लैनेट जैसे नहीं रहती है। इसलिए हमें एकदम ये इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। Venus has no moon or satellite of its own. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. It rotates from east to west while the Earth rotates from west to east. देखिए, वीनस के भी कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब, और इसका जो रोटेशन होता है वो बहुत अनयूजुअल टाइप सा है। मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे रोटेट करता है, जबकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। सम स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे लाइफ कैसे पॉसिबल है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर, रेन, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो देखिए क्या है मेन, ये जो सन से एकदम सही डायरेक्शन पे है, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है और सुटेबल एटमॉस्फेयर जो है वो सब कुछ यहाँ पे सुटेबल है, क्योंकि ये सन से एकदम सही पोजीशन पे है, सही इसकी डिस्टेंस है।
From space, the Earth appear blue-green due to the reflection of light from water and landmass on its surface. तो हम लोग यदि स्पेस से देखना चाहें तो जो हमारी अर्थ है वो ब्लू ग्रीन टाइप से दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि इसमें वाटर और लैंड मास का क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ता है, इस वजह से ये ग्रीन और ब्लू कलर का दिखाई देता है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट and the tilt is responsible for the change of season on the earth. The earth has only one moon. तो अर्थ का एक ही मून है और जो हमारे अर्थ में सीजन चेंज होते हैं तो इसके लिए अर्थ का टिल्ट होना रिस्पॉन्सिबल होता है. टिल्ट होना मतलब जो हमारी अर्थ है वो एकदम स्ट्रेट ना हो करके, परपेंडिकुलर ना हो करके, जो इसका रोटेशन होता है अर्थ का, आपको तो पता अर्थ रोटेट करती है, तो ये एकदम परपेंडिकुलर रोटेट ना हो करके थोड़ा सा टिल्ट होती है, इस वजह से यहाँ पे जो सीजन है वो चेंज होते रहते हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्स के बारे में, जिसे मंगल प्लैनेट भी बोला जाता है. द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स. इट अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ एग्जाम पे पूछी भी जाती कि रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं. तो रेड प्लैनेट जो है वो हमारा मार्स है, यानी कि मंगल है. ये कैसा दिखाई देता है, रेडिश टाइप का दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं. और इसके 2 छोटे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. फिर हम लोग देखेंगे जुपिटर के बारे में, जिसको बृहस्पति बोलते हैं. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. तो ये जो जुपिटर है ना, ये आप देख रहे हो, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है. इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जेंट प्लैनेट. तो ये इतना बड़ा होता है कि हमारी 1300 प्लैनेट इसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा जुपिटर होता है. अब आप सपोज करो, आप अर्थ जहाँ पे आप रहते हो और आप आप मतलब कितनी भी छोटी भी जगह से रहते हो, क्योंकि आपको तो पता है हमारे अर्थ में केवल 1 पार्ट में हम लोग रहते हैं और अधिकतर पार्ट में क्या होता है, वाटर भरा हुआ. तो उतना हमारी अर्थ मिला करके इसमें 1300 अर्थ आ जाए, इतना इसका अंदर स्पेस होता है. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of the Earth. It rotates very rapidly on its axis. तो ये अपनी एक्सिस पे बहुत तेज़ी के साथ क्या करता है, रोटेट करता है. Jupiter has a large number of satellites. It also has faint rings around it. तो इसके चारों तरफ क्या होती है, एक रिंग होती है और इसके बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं. यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई. इफ़ यू ऑब्जर्व इट विथ द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून. तो आप यदि टेलीस्कोप से देखना चाहें तो आप इसके 4 मून को देख सकते हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सैटर्न के बारे में, जिसको हम लोग सनी भी बोलते हैं. बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न which appear yellowish in color. What make it unique in the solar system is its beautiful rings. तो देखिए जो सैटर्न है वो येलोइश कलर का होता है और ये सोलर सिस्टम को यूनिक बनाता है. These rings are not visible with the naked eye. You can observe with them a small telescope. इसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें स्मॉल टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. सैटर्न ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. इसके भी बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं. वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट it is the least dense among all the planet. Its density is less than that of the water. तो ये यहाँ पे इस चीज़ को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है. फिर हम लोग देखेंगे यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में. These are the outermost planet of the solar system. ये हमारे सोलर सिस्टम का outermost planet कहलाते हैं. They can be seen only with the help of large telescope like Venus. Uranus also rotate from east to west. तो ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट होते हैं और इसको हम बड़े टेलीस्कोप से देख सकते हैं. द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस is that it has highly tilted rotational axis shown in figure. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets. They are called the inner planet.
द इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून्स। तो जो इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं, देखिए स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट होते हैं वो सन से बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं अदर 4 प्लैनेट की अपेक्षा, तो इसलिए हम लोग इसको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। और इनर प्लैनेट जो होते हैं इनके बहुत कम मून होते हैं। द प्लैनेट आउटसाइड the planet outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune, are much farther off than the inner planets। तो देखिए आउटर ये जो हमारे क्या है कि इनर प्लैनेट कौन से हो गए, जो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब जब कुछ ऐसे प्लैनेट होते हैं जो सन के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उसको जिनके ऑर्बिट बहुत ज़्यादा आउटसाइड में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आउटर प्लैनेट, है ना, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस होती है सन से वो बहुत ज़्यादा दूर होती है और इनके मून भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस एंड नेपच्यून हो गया। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट, दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम। ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं और इनके चारों तरफ एक रिंग सिस्टम पाया जाता है। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून, और इनके बहुत ज़्यादा मून होते हैं। Let's move on our next topic, that is some other member of the solar system. There are some other body which revolve around the sun। देखिए कुछ ऐसी भी अदर बॉडीज होती हैं हमारे सरफेस पे जो कि प्लैनेट और स्टार्स के अलावा होती हैं, जो कि वो भी सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करती रहती हैं। दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और वो भी सोलर सिस्टम की मेंबर्स होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एस्ट्रॉइड्स, देयर इज अ लार्ज गैप इन द बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, है ना, उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन जो मार्स और जुपिटर है, ये दोनों प्लैनेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसके जो बीच में स्पेस होता है वहाँ पे बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कैन only be seen through large telescope। तो देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं और उन्हीं को ही हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और एस्ट्रॉइड्स को हम लोग ऐसे नॉर्मली आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें बहुत लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प लेना पड़ता है, तभी हम एस्ट्रॉइड को देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉमेट। तो देखिए कॉमेट क्या होते हैं। कॉमेट आर ऑल्सो मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखिए कॉमेट जो होता है वो भी सोलर सिस्टम का मेंबर होता है और ये भी सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करता रहता है, और इसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकली ऑर्बिट होता है। मतलब इसका जो ऑर्बिट होता है जहाँ जैसे ये मूव करता है, रिवॉल्व करता है, वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। और इसका जो सन को रिवॉल्व करने का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोच द सन। तो देखिए जो कॉमेट होता है वो जनरली एक मतलब उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, और जिसका हेड होता है वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है, और जिसकी टेल की जो लेंथ होती है वो ग्रो करती जाती है जैसे जैसे वो सन के पास पहुंचता है। द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और जो कॉमेट की जो टेल होती है वो सन के दूसरे साइड होती है और हेड सन के साथ होता है। मतलब जिसका हेड और टेल होता है तो हेड सन के साथ होता है और जो टेल होता है वो सन के अपोजिट साइड में होता है। देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर पे आपको दिखाया गया है, ये कॉमेट है ना। यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन ऑफ कॉमेट की बताई जा रही है। मैनी कॉमेट आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। वन सच कॉमेट इज हेली कॉमेट विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर। तो देखिए बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा कॉमेट जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद ही देखी जा सकती हैं। मतलब एक बार जो कॉमेट आती है उसके दोबारा आने का जो एक टाइम होता है वो एक फिक्स होता है, ऐसे नहीं कि हम जब चाहें तब हम कॉमेट को देख सकें। तो उन्हीं में से एक बहुत फेमस कॉमेट है जिसका नाम है हेली कॉमेट, और ये क्या होती है 76 ईयर के बाद ही दोबारा से दिखाई देती है।
It was last seen in 1986. Can you tell when Halley comet will be visible again? तो जो लास्ट में देखा गया था वो 1986 में इस कॉमेट को देखा गया था। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अब हमें नेक्स्ट ये कॉमेट हेली कॉमेट जो है वो कब दिखाई देगी, मतलब 1986 पे। फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। At night, when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky, shown figure 17.27। तो आप कोई ऐसी रात पे जबकि वहाँ पे मून नहीं हो और स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर हो, तब आप रात में स्काई पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ज़्यादा ब्राइट सी चमकीली सी स्ट्रिक लाइट स्काई पे आपको दिखाई देगी, जैसा कि फिगर 17.27 पे दिखाया गया है। These are commonly known as shooting star, although they are not star, they are called meteors। तो देखिए इसको जनरली शूटिंग स्टार बोला जाता है। शूटिंग स्टार तो आप लोग जानते होंगे, टूटता हुआ तारा। जब कभी आपने सुना होगा कि आपको स्काई पे कहीं टूटता हुआ स्टार देखा तो आपने मतलब उस टाइम पे जो बोला, जो भी विश मांगी वो आपकी पूरी होती है, लेकिन वो एक्चुअली पे ना शूटिंग स्टार नहीं होता है, वो क्या होता है, मीटियोर्स होता है। तो ये जो साइंस जो है वो इस बात को नहीं मानता है कि उस शूटिंग स्टार को देखने से आपकी विश जो है वो पूरी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है, ये मीटियोर्स होता है। अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट occasionally enter the Earth's atmosphere at that time. It has very high speed. The friction due to the atmosphere heat it up, it glow and evaporate quickly. That is why the bright streak lasts for a very short time। देखिए ये क्या होता है, ये जो मीटियोर्स होता है ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इंटर कर जाता है। उस टाइम इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये हमारे अर्थ सरफेस से टकराता है और जिससे क्या होता है, एक लाइट जो होती है वो ग्लो करती है और ये इवेपोरेट हो जाता है। और ये क्या होता है, इसमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। Some meteors are large so that they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reach the earth is called meteorites। देखिए कुछ जो मीटियोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और वो अर्थ सरफेस के पहुंचने के पहले ही इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, मीटियोराइट्स बोलता है। मतलब ये अर्थ सरफेस पे आकर ही ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से इवेपोरेट होते हैं, उस अर्थ सरफेस में पहुंचने के पहले इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, इसको मीटियोराइट बोला जाता है। Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed। तो देखिए मीटरॉइड्स जो होता है वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है ये जानने पे कि जो सोलर सिस्टम है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये जानने पे मीटियोर्स जो होते हैं वो, मीटियोराइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। You must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the earth। तो आपने ये सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ में क्या करते हैं, अर्थ के ऑर्बिटिंग पे होते हैं, घूमते रहते हैं। You might wonder how artificial satellite are different from natural satellite। तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। देखिए नेचुरल सैटेलाइट आपको पता ही है, जैसे मून हो गया, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो जो कि मैन मेड होते हैं, जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, और ये अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून। तो देखिए क्या होता है, इन्हें मून के पास ही रखा जाता है जिससे ये मून के साथ साथ चारों तरफ हमारे अर्थ के आसपास क्या कर सके, रिवॉल्व कर सकें। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारे इंडिया है उसने बहुत सारे सैटेलाइट बनाया है और बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च भी किया गया है। जैसे आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट आर इनसैट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एड्यूसैट, है ना। तो ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नेम हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी
practical applications. They are used for forecasting weather, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल। तो देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये बहुत सारे एप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे इसकी हेल्प से वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है, टेलीविज़न और रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिटिंग के लिए यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये टेलीकम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में भी यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट था। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने मून के बारे में और पूरे टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स पढ़े हैं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को कवर किया है इस वीडियो में। इसके अलावा मीटियोर्स, मेट्रॉइड्स, है ना, और इसके अलावा कॉमेट वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो पे कवर किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।